Hi, today is 6th of January 2020. Let us have a quick brief on today's newspaper, The Hindu. Iraqi MPs vote to expel US troops. इसका बैक स्टोरी क्या है? 1979 में ईरान में एक रिवॉल्यूशन हुआ था. इस रिवॉल्यूशन के अकॉर्डिंग ईरान में दो फोर्सेस बनी थी. एक थी रेगुलर आर्मी एंड द सेकेंड वन वाज रिवॉल्यूशनरी गार्ड फोर्सेस. इस रिवॉल्यूशनरी गार्ड फोर्सेस की 6 ब्रांचेस हैं. इनमें से एक ब्रांच थी कूद फोर्सेस और इस कूद फोर्सेस के कमांडर थे दिस जनरल सुलेमानी, जिसका यूएस ने असैसिनेशन किया है इन द सॉइल ऑफ इराक. अब इससे यूएसए और ईरान के बीच में टेंशन एस्केलेट हो गए हैं. नाउ ईरान वाउज टू रिटेलिएट. इसलिए इराक ने अभी कहा है कि जो यूएस की ट्रूप्स इराक में बेस्ड है उसको विड्रॉ किया जाए. ये जो है इराक में अराउंड 5000 यूएस पर्सनल अभी वर्क कर रहे हैं. ये मोस्टली वहाँ पे गए थे आईएस फोर्सेस को डिफीट करने के लिए. नाउ इराक इज सेइंग कि द जॉब हैज बीन डन. देयर इज नो नीड फॉर द प्रेजेंस ऑफ अमेरिकन फोर्सेस आफ्टर डिफीटिंग दाइश द इस्लामिक स्टेट. सो दे आर आस्किंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकन फोर्सेस टू लीव द इराक स्पेस. ये जो कूड्स फोर्सेस थी ये एक स्पेशल फोर्सेस थी. इनका काम होता था इंटरनेशनल ऑपरेशंस करना, इंटेलिजेंस गैदर करना और नॉन स्टेट एक्टर्स से डील करना. फॉर एग्जाम्पल दिस खुद मिलिशिया which played an important role in fighting with this ISIS. So this is news about this recent assassination of General of Quds forces. Now look at this news item. This is about Karnataka's Challakere to be ISRO's astronaut training hub. What is the meaning of astronaut? Astronaut is a person who go to space. इंडिया में अभी चंद्रयान 1 मिशन आया था 10 years बैक. इसका जो सेकेंड वर्जन था वो चंद्रयान 2 था. चंद्रयान 1 वॉज बेसिकली एन ऑर्बिटर. चंद्रयान 2 था ऑर्बिटर, लैंडर एंड रोवर. अब जो नेक्स्ट मिशन आ रहा है दैट वुड बी कॉल्ड चंद्रयान 3. इन तीनों के अलावा एक दूसरा इंपॉर्टेंट मिशन है, उसका नाम है गगनयान. गगनयान मैन्ड मिशन है. इसमें ह्यूमन बीइंग इंडियन स्पेस में जाएंगे. बिकॉज अभी इंडिया के पास इतनी फैसिलिटीज है नहीं, सो वी आर ट्रेनिंग अवर एस्ट्रोनॉट्स इन रशिया. रशिया के ट्रेनिंग स्पेस में हम इन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं. सो द पॉइंट इज ये एक चलाकरे है, चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में है कर्नाटका में. ये एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट रहेगा. इसमें विद द हेल्प ऑफ रशिया हम यहाँ पे एक फैसिलिटी डेवलप करेंगे और इस फैसिलिटी से इन फ्यूचर वी वुड बी हैविंग अवर ओन ट्रेनिंग सेंटर टू सेंड अवर एस्ट्रोनॉट्स. सो दिस इज पेज नंबर 1. This is page number 2. This is page number 3. This is page number 4. And this is page number 5. Now this is page number 6. Look at this picture. A view of the snow-covered Machuka following heavy snowfall in Shiyomi district of Arunachal Pradesh. Arunachal Pradesh हमारा ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है. द अरुणाचल प्रदेश के बारे में लेट अस नो सम फैक्ट्स अबाउट अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश जो है ये जो 7 सिस्टर्स है नॉर्थ ईस्ट की, इसका सबसे बड़ा स्टेट है अरुणाचल प्रदेश जोग्राफिकली. देन यहाँ जाने के लिए आपको इनर लाइन परमिट की रिक्वायरमेंट होती है. इनर लाइन परमिट इज अ मेजर जिसमें जो इवन डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं, इंडियंस हैं, उनको भी इन एरिया में जाने से पहले एक परमिशन लेनी पड़ती है. दिस इज डन टू सेफगार्ड द culture and the people of these northeast area. They are basically tribal people. Then यहाँ पे तवांग मोनेस्ट्री है. यहाँ पे असम और जो अरुणाचल है यहाँ पे कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा इशू था, तो इसीलिए एक धोला सदिया ब्रिज यहाँ पे बिल्ड किया गया है. नामधापा नेशनल पार्क, हैव यू हर्ड दिस नेम? दिस इज अ फेमस नेशनल पार्क. ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में है. जो अरुणाचल प्रदेश है इसको लैंड ऑफ द डॉन लिट माउंटेन्स बोलते हैं. सूर्य यहाँ पे निकलता है. अरुण का मतलब भी होता है सन. अरुणाचल सन. नॉर्थ ईस्टर्न मोस्ट है. भूटान, म्यांमार और चाइना, इन 3 के साथ ये इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है. जो मैकमोहन लाइन है चाइना के साथ वो अरुणाचल प्रदेश में ही एग्जिस्ट करती है. और जो लद्दाख की तरफ है दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. So this is about Arunachal Pradesh. Let us move to page number 7. Here there is a news of Drosophila.
ये जो ड्रोसोफिला है ये एक फ्लाई है, मक्खी। इस मक्खी का हमने इसे मॉडल ऑर्गेनिज्म बना रखा है। मींस जो हमें जेनेटिक रिसर्च करनी है, इन्वेस्टिगेशन करना है, बिहेवियरल रिसर्च करनी होती है, वो हम इस ड्रोसोफिला फ्लाई के ऊपर कंडक्ट करते हैं और इसके अकॉर्डिंग हम इन्फरेंसेस ड्रॉ करते हैं। सो पुणे में अभी 5th एडिशन ऑफ ग्लोबल ड्रोसोफिला कॉन्फ्रेंस होने वाली है। Drosophila is one of the most widely used and preferred model organism in biological research. Note this point. All right. Then this is next heading. Need transparent उड़ान एयर पैसेंजर्स एसोसिएशन ने कहा है कि जो उड़ान स्कीम आई है इसमें ट्रांसपेरेंसी की बहुत ज़रूरत है अभी। What is उड़ान स्कीम? सी, इंडिया में जो एयर ट्रेवल है वो इलीट माना जाता था, कॉमन पीपल के रीच के बाहर था, तो इसलिए एक उड़ान नाम की स्कीम आई, उड़े देश का आम नागरिक। इस स्कीम के बेसिकली 2 पर्पस होते हैं। एक होता है एयरपोर्ट्स डेवलप करना, और ये जो एयरपोर्ट्स होंगे ये बेसिकली नो फ्रिल एयरपोर्ट होंगे और ये कॉस्ट कटिंग इसमें थोड़ी की गई है, तो जो एसेंशियल फीचर्स होते हैं वो ही इन एयरपोर्ट्स में बनाए जाएंगे। द पर्पज इज टू इंक्रीज द फुटप्रिंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा एयरपोर्ट्स आपको रडार में लाने हैं। द नेक्स्ट इज जो रूट्स होते हैं, लाइक दिल्ली टू मुंबई रूट है, दिस इज़ वन ऑफ द बिजिएस्ट रूट, तो यहाँ पे सारी एयरलाइंस अपने प्लेन्स रन करना चाहती है, बट वो दिल्ली टू भोपाल या फिर दिल्ली टू से जयपुर या जो नॉन वायबल रूट्स है वहाँ पे वो अपने प्लेन्स चलाना नहीं चाहते, बिकॉज वहाँ पे प्रॉफिट के चांसेस कम है। तो इसलिए इस रूट्स पे एक जो लॉस होगा उसको ये वायबिलिटी गैप फंडिंग से गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, सो दैट इन रूट्स पे भी एक प्रॉपर एयरलाइन और एयर रूट ये चलने लग जाए। सो इसके 2 पर्पस थे उड़ान स्कीम के, एक तो था एयरपोर्ट्स डेवलप करना और जो दूसरा था वो नए एयर रूट्स को प्रमोट करना, वायबिलिटी गैप फंडिंग प्रोवाइड कराना वहाँ पे। अब ये जो है एयर पैसेंजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसने कहा है कि जो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़े देश का आम नागरिक है, टू बी फाइन ट्यून, इसको फाइन ट्यून करने की ज़रूरत है, रिकैलिब्रेट करने की ज़रूरत है। विद डिटेल्स ऑफ मनी स्पेंड बाय द गवर्नमेंट इन एयरलाइन सब्सिडीज, द नंबर ऑफ रूट्स सस्पेंडेड। ये जो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, इस सब्सिडी का भी कोई बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए नहीं है, ज़्यादा एयर ट्रैफिक में इंक्रीज़ हुआ नहीं है, और जो एयरपोर्ट्स नो फ्रिल एयरपोर्ट्स हमने बनाए थे दे आर ऑल्सो नॉट इन गुड कंडीशन। तो इसमें इन्होंने बात किया है कि वी नीड टू रीमॉनिटर, वी नीड टू अगेन इन्वेस्टिगेट एंड फाइंड आउट द फॉल्ट्स जो इस उड़ान स्कीम में आ रहे हैं, जिसके कारण डिजायर्ड रिजल्ट्स हमें नहीं मिल रहे हैं। सो दिस इज़ अबाउट उड़ान। नाउ दिस इज़ अबाउट बीबी का मकबरा। ताजमहल आपने सुना है, ताजमहल का इसे सक्सेसर माना जाता है। ये 17th सेंचुरी में मुगल इरा मॉन्यूमेंट है और ये है हमारा औरंगजेब ने बनाया था इसे 1660 में इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ। ये औरंगाबाद एक जगह है साउथ महाराष्ट्र में, वहाँ पे ये बना है। इसको ताज ऑफ द डेक्कन भी बोलते हैं। 1660 में वाइफ दिलरास बानू बेगम की मेमोरी में ये मकबरा बना था। इस मकबरे को इसका जो कलर फेड होने लग गया था, तो देयर आर टॉक्स कि हम इसको कंजर्वेशन करेंगे और इसको रीस्टोर करेंगे इन इट्स ओरिजिनल ग्लोरी। So this was page number 7. Now this is page number 8. UPSC to conduct separate for exam for railway services. अभी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन लेती थी, उससे भी रेलवेज की काफ़ी सारी ग्रुप ए पोस्ट फिल होती थी, और एक सेपरेट इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज से भी रेलवे के ऑफिसर्स आते थे। इससे क्या हो रहा था कि डिपार्टमेंटलिज्म आ रहा था, तो इससे जो हायर पोस्ट में प्रमोशन होते हैं और जो डिफरेंट सर्विसेज के ऑफिसर्स आते हैं फ्रॉम डिफरेंट एग्जामिनेशन, तो उसमें एक फीलिंग आ जाती है कि दे आर डिफरेंट। सो इससे एक यूनिफिकेशन नहीं हो पा रहा था रेलवेज का, और इस डिपार्टमेंटलिज्म को कट करने के लिए इन्होंने कहा है कि हम सारे जो पोस्ट डिफरेंट एग्जाम से हो रहे थे उनको मर्ज कर देंगे और हम इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज फॉलोइंग यूनिफिकेशन ऑफ 8 डिफरेंट रेलवे सर्विसेज, और ऐसे करके ये जो IRMS होगा ये 2021 से इसका एग्जाम हम कंडक्ट करने लग जाएंगे। द एग्जाम वुड बी कंडक्टेड बाय UPSC। लेट अस नो समथिंग अबाउट UPSC।
यूपीएससी एक सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है, ऑल इंडिया सर्विसेज है। ये ग्रुप ए एंड बी और सेंट्रल सर्विसेज के लिए ये एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराती है। 1926 में ये बनी थी। देन धौलपुर हाउस इसका हेडक्वार्टर है। देन ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये पार्ट 14 में आती है। आर्टिकल 315 टू आर्टिकल 323 कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो वेरेवर a body is constitutional means there is an article related to that body, or wherever there is a statutory word written, that means a law is related to that body. So statutory body are formed by a law enacted by parliament, and constitutional body are those जिनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में किसी आर्टिकल में मेंशन है। तो यूपीएससी का मेंशन है आर्टिकल 315 टू आर्टिकल 323 में। इसको काफ़ी ऑटोनॉमी मिली है बिकॉज इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। IAS, IPS, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज एंड फॉरेस्ट सर्विसेज, ये 3 होती हैं जिन्हें हम ऑल इंडिया सर्विसेज कहते हैं। नाउ दिस इज पेज नंबर 8. Let us move to page number 9. Look at this picture. NAL wants government push for SARAS takeoff. What is NAL? What is SARAS? See, इंडिया में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, DRDO है, ISRO है, ऐसी एक बॉडी है NAL. NAL का काम होता है कि सिविल एविएशन के एयरक्राफ्ट को बनाना, सिविल एयरक्राफ्ट्स को बनाना। ये इन कोऑपरेशन में काम करती है इन तीनों बॉडीज़ के, HAL, DRDO, ISRO के कोऑपरेशन में। ये जो बॉडी है ये CSIR ने 1959 में इसके अंदर बनी थी और इसका अब बेंगलोर में हेडक्वार्टर है। इट्स पर्पज इज टू मेक सिविलियन एयरक्राफ्ट, लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स बनाना। नाउ जैसे आपने नाम सुना है ना, बोइंग, एयरबस, तो जो NAL है इट इज़ समथिंग लाइक दैट, बट ये गवर्नमेंट ओन्ड है। तो NAL ने ये एक एयरक्राफ्ट बनाया है, सरस एयरक्राफ्ट है। इसने एरो इंडिया शो फरवरी 2019 में पार्टिसिपेट किया था। ये 19 सीटर एयरक्राफ्ट है और फर्स्ट इंडिजिनस लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होगा। नाउ NAL बोल रही है कि इनके पास ऑर्डर्स कम आ रहे हैं, जो हम इकोनॉमी ऑफ स्केल बोलते हैं ना, जितने ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे उतना ही उसको बनाना प्रॉफिटेबल हो जाएगा। सो जो NAL बोल रही है कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, उनको अपने ऑर्डर इंक्रीज़ करने चाहिए सो दैट हम इसको वायबल वे में प्रोडक्शन इसका कंटिन्यू कर सकें। और जो एक और बात इन्होंने कहा है कि जो उड़ान स्कीम अभी हमने जो देखा, उड़े देश का आम नागरिक, तो इसमें भी हम सरस ये जो है सारस है, इनको एयरक्राफ्ट को इन स्कीम में जो नए और जहाँ पे ट्रैफिक कम होता है, कम कैपेसिटी है, वहाँ पे इन एयरक्राफ्ट को यूज़ करें, बिकॉज दीज एयरक्राफ्ट कैन लैंड in ill-equipped, semi-unprepared and unpaved airstrip. This is their strength. So this is what they have talked about here. This will also push the growth of micro, small and medium enterprises and allied services sector. तो ये भी ऑटो सेक्टर की तरह होता है। ऑटो सेक्टर में अगर एक मैन्युफैक्चरर आता है तो उससे अलाइड एक्टिविटीज़ आसपास के एरिया में और रिलेटेड फील्ड्स में ग्रो होने लगती है। सिमिलरली अगर हम इस एयरक्राफ्ट को प्रमोट करेंगे तो इससे जुड़े एक्सेसरीज, स्पेयर पार्ट्स, तो एंसिलरी एक्टिविटीज़ से इसका बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। सो दिस वुड बी अ विन विन सिचुएशन। नाउ दिस इज़ अबाउट AK-203। ये एक नई असॉल्ट राइफल है, इंसास को ये रिप्लेस करेगी। 7.5 लाख का हमने ऑर्डर दिया है। ये इंडो रशियन जॉइंट वेंचर है। जो फर्स्ट 1 लाख राइफल्स होंगी वो आएंगी रशिया से, उसके बाद जो नेक्स्ट बैच ऑफ राइफल होगा वो इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड एट कोरवा इन उत्तर प्रदेश में ये फैसिलिटी बनाने की बात है। द फैसिलिटी इज बीइंग सेटअप बाय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड फ्रॉम द इंडियन साइड एंड रोसोबोरॉन एक्सपोर्ट्स एंड कलाशिंकोव ऑन द रशियन साइड। ये कलाशिंकोव ने इन राइफल्स को बनाया था। इनकी एक बहुत फेमस राइफल्स है जिसका नाम है AK-47। तो इस तरीके से ये जो इंडिजिनस इंसास राइफल है उनको ये रिप्लेस करेगी। ऑलराइट, देन लेट अस मूव हियर। ये हेडिंग बोलती है विमेन साइंटिस्ट सीक कंड्यूसिव वर्क प्लेसेज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाइल्ड केयर फैसिलिटीज, सेफर लेबोरेटरीज, बिकॉज अगर वर्क प्लेस अच्छा होता है ना तो एम्प्लॉयज़ का जो परफॉर्मेंस होता है, एफिशिएंसी होती है एंड जो कंट्रीब्यूशन होता है टुवर्ड्स देयर वर्क, वो ट्रेमेंडसली इंक्रीज हो जाता है। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड अ हेल्दी वर्क प्लेस फॉर एवरीबडी।
नाउ सेंटर बैट्स फॉर साइंस आउटरीच प्रोग्राम, आपने CSR का नाम सुना है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसी के बेसिस में ये बोल रहे हैं हम साइंटिफिक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी करके एक प्रोग्राम लाते हैं। इसमें क्या होगा, दिस कुड रेंज फ्रॉम गोइंग टू कॉलेजेस, डिलीवरिंग लेक्चर्स, राइटिंग एन आर्टिकल इन अ मैगजीन और डूइंग समथिंग बियॉन्ड दिस करिकुलम। बिकॉज यूजुअली जो साइंटिस्ट हैं और जो एकेडमिशियंस हैं, हमने ये देखा है दे लैक कम्युनिकेशन स्किल्स, और इनका जो ऑर्डिनरी कॉमन पीपल है उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो द पर्पस ऑफ दिस scientific social responsibility is to connect these scientists with the people, common people. The bridge gap between the research institutes and the civilians, इस gap को कम करना है हमें research institutes और civilians में, but also help scientists hone their communication skills. So this is the purpose of this scientific social responsibility. So this is page number 9. This is editorial. इस एडिटोरियल में यहाँ पे बात किया है जो इंडिया के रीसेंट डिसीजंस हैं। फॉर एग्जांपल हमने जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को रिमूव किया। देन दे वर अबाउट दिस सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन बाबरी मस्जिद डिमोलिशन, देन दिस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एंड ऑल्सो द प्रोटेस्ट, स्टूडेंट प्रोटेस्ट विच आर गोइंग ऑन। इससे ये बता रहे हैं कि इससे जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है उसमें भी इम्पैक्ट पड़ा है। इन्होंने इस पूरे आर्टिकल में ये बात किया है। Then this is about life of science. अभी नेशनल साइंस कॉन्फ्रेंस हुआ था, कांग्रेस हुआ था इन बेंगलुरु, ये 107th सेशन था। ये जो इंडियन साइंस कांग्रेस था, इसका पर्पस था साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, इंटेलेक्चुअल नर्सरी ऑफ मॉडर्न साइंस इन द कंट्री। इसके काफ़ी नोबल आइडियाज़ थे जब इसको स्टार्ट किया गया था, पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये देखा गया है ये टर्न हो गई है एक साइंस मेला में। The prime purpose of the ISC now is to draw schools and college students to hear Nobel laureates and Indian origin scientists from abroad to lecture about their work and the future prospect of science. The other draws are science projects and innovation by school children and stalls showcasing scientific work being done in key national laboratories and institutions. So this is the purpose, but there is an unmistakable decay, a choreographed annoy that has set in. यहाँ जो हुआ है बात होने लग गई है सूडो साइंस की। सूडो साइंस मीन्स आप मिथिकल बातें कर रहे हैं। इससे क्या हुआ, टू मिक्स माइथोलॉजी एंड साइंस एंड पब्लिसाइज फार फेज्ड असर्शन। तो इससे जो साइंस कांग्रेस है इसकी क्रेडिबिलिटी कम होती है। Several luminaries of India's science establishment, principal scientific advisor, secretaries from several ministries, chief of major organization, ISRO, Department of Atomic Energy, who have been fixtures or have at least had their organization present a dedicated talk on session were absent this year. This is again a big problem. जो जितने important institutions हैं वहाँ के लोग यहाँ पे represent नहीं कर रहे हैं। This shows कि ISC को री इन्वेंट करने की ज़रूरत है, अदरवाइज इट इज़ ऑन अ डिके पाथ। सो ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, स्पॉटिंग ऑन अपॉर्चुनिटी इन चेंजिंग फंडामेंटल्स। ये आर्टिकल लिखा है सुजान आर चिनॉय ने, जो चाइना स्पेशलिस्ट हैं। इस आर्टिकल में बात किया है कि जो यूएसए और चाइना के बीच ट्रेड वॉर है इसके ग्लोबल रैमिफिकेशंस हो रहे हैं। इस ट्रेड वॉर के कारण जो इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, तो इंडिया उस अपॉर्चुनिटी को इतना कैश इन नहीं कर पाया है। इन्होंने बताया है ग्रोइंग राइवलरी बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना कुड स्पेल अ स्ट्रेटेजिक मोमेंट ऑफ इंडिया। इस रनिंग कमेंट्री में वी शुड कीप इन माइंड सर्टेन पॉइंट्स विच आर, तो पहले तो फेज 1 ट्रेड डील होने वाला है 15 जनवरी के अराउंड बिटवीन यूएसए एंड चाइना। सेकेंड, दिस इज नॉट डन, a technology war has erupted in the areas of artificial intelligence, digital space and 5G. दूसरा एक पॉइंट ऑफ कन्फ्रंटेशन हो सकता है वो है हांगकांग ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी एक्ट ऑफ 2019। ये जो है हांगकांग में ऑनगोइंग प्रोटेस्ट है, इट इज़ बिलीव्ड यूएसए इसकी बैकिंग कर रहा है। देन युगुर मुस्लिम्स जो हैं इनका जो सिस्टमेटिक एलिमिनेशन का जो एलिगेशंस हैं चाइना पे, अगेन वो भी एक पॉइंट ऑफ कन्फ्रंटेशन हो सकता है। और साथ ही साथ जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। अब जो एक मेन प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है एनर्जी कंसर्न्स की। सी फॉर सम टाइम डिमांड कम थी
और यूएसए में ऑयल प्रोडक्शन बढ़ रहा था। इसके कारण जो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल का प्राइस था वो कम हो गया था और इससे इंडिया को बेनिफिट मिला। हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो इससे बूस्ट मिला, उसे हेल्प मिला। बट अब जो ईरान और यूएसए का न्यू टेंशन स्टार्ट हुआ है, इससे ग्लोबल ऑयल सप्लाई में प्रॉब्लम्स आ सकती है और बिकॉज ऑफ दैट ऑयल फिर से प्राइस इंक्रीज होगी। और अगर ऑयल की प्राइस इंक्रीज होगी, इंडिया अपना सारा ऑयल इंपोर्ट करता है, तो इंडियन इकोनॉमी पे एक बहुत बड़ा बर्डन आ सकता है। देन दे हैव टॉक्ड अबाउट कि जो ईरान है, ईरान की यूएसए के साथ डिस्टेंस बढ़ रही है और ईरान इज मूविंग टुवर्ड्स चाइना। चाइना ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है ईरान में और दिस इज़ द रीज़न ईरान जो जिंजियांग में जो भी चाइना का वर्क है, उसकी पॉलिसीज़ है, उसको ईरान कभी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है। देन दे हैव टॉक्ड अबाउट द नेवल प्रेजेंस। नेवल प्रेजेंस जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है, वहाँ पे भी चाइना का इंक्रीज होता जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज क्या है? ये एक गल्फ ऑफ पर्शिया है एंड दिस इज गल्फ ऑफ ओमान। इन दोनों को कनेक्ट करती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। स्ट्रेट मीन्स अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर विच कनेक्ट्स टू वाटर बॉडीज। देन इन्होंने कमेंट्री दिया है ट्रेड पे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है इको रैप, इसमें इन्होंने लिखा है कि यूएस चाइना ट्रेड से इंडिया को कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ। ये जो ज़्यादातर जो शिफ्ट हुई हैं कंपनीज, ये चली गई ताइवान में, मैक्सिको में, वियतनाम में, यूरोपियन यूनियन में, बिकॉज उन्होंने ज़्यादा कॉम्पिटिटिव और बेटर एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया, तो इंडिया यहाँ पे पीछे हट गया। दूसरा, जो पोर्क का सप्लाई कम हो गया था, इंडिया भी उसको फुलफिल करने की कैपेसिटी में नहीं था। और जो इंडिया का जो प्राइमरली बफेलो मीट जाता है चाइना में, वो जाता है वियतनाम और फिलीपींस से। इसके कारण ये जो प्रोडक्ट जब चाइना में पहुंचता है तो ये कॉम्पिटिटिव नहीं रहता है। सो इन्होंने बोला है चाइना का जो एम्बिशियस थ्रस्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, रोबोटिक्स पे, ऑटोनोमस व्हीकल्स एंड स्पेस टेक्नोलॉजी में, इससे यूएसए को बहुत ज़्यादा कंसर्न हो रहा है। इसीलिए हुवावे जो टेक्नोलॉजी है, हुवावे टेक्नोलॉजी चाइना की है और हुवावे की बैकिंग है चाइनीज़ गवर्नमेंट की। तो हुवावे को जो 5G इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो यूएसए में बैन हो गया है। सो दिस टेल्स दिस हाईटेक वॉर लूम्स लार्ज। नाउ बाइडू, अलीबाबा, टेंसेंट, ये जो कंपनीज है ना, ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। इन्होंने $5 बिलियन इंडियन स्टार्टअप्स में पंप किया है। तो इंडियन स्टार्टअप्स भी इन सम वेज आर under these Chinese investors. Then the US-China high-tech war threatens India's strategic autonomy. हमने अभी हुवावे को 5G के लिए ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने की परमिशन दे दी है। इससे भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो सकता है। इस पे क्वेश्चंस उठे हैं इस बात पे। थर्ड पॉइंट इज एज US-China tensions drive supply chain out of India, India could emerge as an alternative destination with the right policies as Vietnam has done. Then fourth is जो बात की है वो की है डिनायल रिजीम की। डिनायल रिजीम ऑफन स्पर डोमेस्टिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जो यूएसए है वो अगर टेक्नोलॉजी नहीं दे रहा है चाइना को, तो जो चाइना अपनी खुद की टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहा है। फॉर एग्जांपल जो गूगल है, गूगल का आता है एंड्रॉयड, एंड्रॉयड ने हुवावे को सप्लाई बंद हो गया था, तो जो हुवावे है ये अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप कर रहा है। तो डिनायल रिजीम ऑफन स्पर डोमेस्टिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जैसा कि इंडिया के केस में हुआ था हमारे मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में। देन चाइना क्लेम्स दैट यूएसए इज बीइंग बिहाइंड द डिस्टर्बेंस इन हांगकांग। इंडिया में हैव टू केटर टू रिफ्यूजीज ऑफ इंडियन ओशन। अगर हांगकांग में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो हांगकांग के जितने भी रिफ्यूजीज़ हैं इंडियन ओरिजिन के, वो फिर इंडिया में आ जाएंगे, तो इंडिया के लिए एक और नई प्रॉब्लम आ सकती है। देन की रीजनल इश्यूज़ हैं कि इन्होंने बहुत सारे बैरियर आइलैंड्स, आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए थे, वहाँ पे नेविगेशन का इशू था। देन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की है। ये जो CPEC है ये जम्मू एंड कश्मीर से निकलता है और जम्मू कश्मीर इंडिया की इंटीग्रल टेरिटोरी है। इंडिया ने इस पे ऑब्जेक्शन उठाए। इंडिया ने देन फिर BRI ज्वाइन नहीं किया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो चाइना का बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिसमें ये ट्रेड रूट्स, सी रूट्स, लैंड रूट्स डेवलप कर रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। यूएसए भी इन सब को देखते हुए अपना एक स्पेस फोर्स बनाया है अभी उसने। इट इज़ अ सेपरेट आर्म्स अंडर द US एयर फोर्स। द US विल सीक टू इंक्रीज इट्स सुपीरियोरिटी इन नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर्स। देन वेस्टर्न थिएटर कमांड क्रिएट हुआ है। तो US चाइना राइवलरी कोइंसाइड्स विद एन अपवर्ड ट्रेजेक्टरी इन इंडियन US रिलेशन। इंडिया और USA के रिलेशंस तो इम्प्रूव हो रहे हैं, बट इंडिया को चाइना के साथ भी रिलेशंस अच्छे रखने की ज़रूरत है। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर इक्विलिब्रियम एंड मल्टीपोलैरिटी इन एशिया।
even as India and China try and build much needed trust and cooperation. So this is a running commentary on US-China relations and its implications on India. Now this is letters to the editor. Now this is safeguarding the idea of India. What is the idea of India? Again, if we compare it with USA, so USA is like a melting pot. Different ethnicity, races, culture, religion, they go to US, and the moment they go to US, they become American. They start talking like American, behaving like American. वैल्यू सिस्टम अमेरिकन हो जाता है. बट जो इंडिया है, इंडिया हमेशा से ऐसा रहा है कि एक बिग थाली से आप इसे कंपेयर कर सकते हो. लाइक थाली में बहुत सारे स्मॉल इंग्रेडिएंट्स हैं और ये इंग्रेडिएंट्स अपनी खुद की आइडेंटिटी लूज नहीं करते हैं, बट टुगेदर दे कम इनटू वन थाली एंड दे डिलीवर अ गुड एंड प्रोडक्ट. सो इंडिया का जो आइडिया है वो रहा है असिमिलेशन का, सेक्युलरिज्म का, कलेक्टिविज्म का. दिस इज ऑल ही इज टॉक्ड अबाउट इन दिस article. Then making hope possible, not despair convincing. So this is page number 11. In page number 12, then page number 3. See, Cyrus Mistry 2016 से बाहर हुए थे टाटा के चेयरमैन से. इन्होंने अपील किया एनसीटी में, एनसीटी ने टाटा के फेवर में किया. एनसीटी से मिस्त्री गए एनसीएल एपेलेट ट्रिब्यूनल में, जिसने मिस्त्री के फेवर में डिसीजन लिया. देन टाटा वाज प्लानिंग टू गो टू सुप्रीम कोर्ट. अब ये एपेलेट ने जो डिसीजन लिया है वो ये लिया है कि साइरस मिस्त्री को फिर से चेयरमैन बनाओ टाटा ग्रुप्स का. सो टाटा ग्रुप में साइरस मिस्त्री ने अपनी पोजीशन क्लियर की है. इनकी कंपनी है शापूरजी एंड पॉलनजी ग्रुप. ये 18.4% स्टेक्स है इनके टाटा सन्स में. तो इन्होंने कहा है कि दे आर नॉट अगेंस्ट टाटा, दे आर नॉट अगेंस्ट दिस, वॉट एवर हैपन. ही वॉन्टेड टू से कि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है. ही हैज़ टॉक्ड अबाउट कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट कल्चर है, बोर्ड मीटिंग्स हैं, बोर्ड डायरेक्टर्स हैं. इसमें जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड हिज फाइट इज़ ऑल अबाउट प्रोटेक्टिंग दिस कल्चर ऑफ प्रोटेक्टिंग द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स. सो दिस, और इन्होंने विड्रॉ कर लिया है कि ही डजंट वांट टू गो into Tata Sons as its chairman. He has got no interest. All he wants is to get into the Tata board. That's it. Then this is about trade talks. India अभी RCEP एक रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का ट्रेड डील होना था, जिसमें एशियान के 10 कंट्रीज हैं और है चाइना, जापान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड कोरिया, साउथ कोरिया. इससे इंडिया ने पुल कर लिया है बिकॉज इसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो इंडियन के डोमेस्टिक मार्केट के लिए नॉट गुड है. अब ये जब पुल आउट हो गया है तो इंडिया को फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करने पड़ेंगे, इंडिविजुअली बायलैटरल अग्रीमेंट्स करने पड़ेंगे. सो जो 2020 है दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी बिजी ईयर. देन दिस इज अबाउट ट्रम्प ईरान न्यूक्लियर डील जो हुई थी. ईरान न्यूक्लियर डील में ये पर्पस था कि जो ईरान है वो यूरेनियम का एनरिचमेंट नहीं करेगा, यूरेनियम वेपन्स बेसिकली नहीं बनाएगा. 2015 की इस डील को ट्रंप ने कैंसिल कर दिया और उसके बाद अब टेंशन इतने एस्केलेट हो गए कि ईरान बोल रहा है कि हम फिर से यूरेनियम का एनरिचमेंट चालू करेंगे. सो दिस इज अ बिग कॉज ऑफ कंसर्न. ईरान न्यूक्लियर डील हुई थी P5+1, परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंड जर्मनी और यूरोपियन यूनियन. तो इसमें बात किया था एनरिचमेंट नहीं होगा, देन रीप्रोसेसिंग नहीं होगा, एक मॉनिटरिंग होगा, और अगर ये नहीं हुआ तो सैंक्शंस कंटिन्यू होंगे, और अगर ईरान इनको फॉलो करता है तो सैंक्शंस ईरान से अपलिफ्ट हो जाएंगे. IAEA का नाम पता होना चाहिए. IAEA है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी. ये पीसफुल यूजेज ऑफ यूरेनियम पे स्ट्रेस करती है. 1957 में बनी थी. यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल को ये रिपोर्ट करती है और ये इसका हेडक्वार्टर है वियना में. सो ईरान ने अभी ये कहा है कि वो न्यूक्लियर पैक्ट से बाहर जा रहे हैं. दे वुड अगेन स्टार्ट एनरिचिंग देयर यूरेनियम प्रोग्राम. सो दिस इज अबाउट पेज नंबर 14. दिस इज पेज नंबर 15. इसमें 6 होम लोन मिथ्स के बारे में बात किया है. ये यूजुअली एक मिथ है, ट्रुथ नहीं है. पहला, हमको ऐसा लगता है शॉर्टर टेन्योर इज गुड, हम छोटे टाइम तक का लोन लेंगे तो वो अच्छा है. इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आप शॉर्टर लोन ले रहे हो तो आपकी EMI का प्राइस बढ़ जाता है, इससे आप पे फाइनेंशियल बर्डन आ जाता है और कई बार आप डिफॉल्ट कर जाते हो. तो दिस इज अ मिथ दैट शॉर्टर टेन्योर इज गुड. सेकेंड मिथ इज लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट इज अगेन गुड. नो,
इंटरेस्ट रेट इज नॉट अ सोल क्राइटेरिया टू गेट अ होम लोन। इंटरेस्ट रेट के अलावा आपको देखना पड़ता है लोन टू वैल्यू रेशियो क्या है, प्रोसेसिंग फ़ी क्या है, लोन का टेन्योर क्या है, क्योंकि अगर रेट कम है और ये चीज़ें ज़्यादा है ना तो ओवरऑल आपका जो होम लोन है वो कॉस्टली हो जाता है। सो दिस इज़ अ मिथ, लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट इज़ अ myth. Third is good credit score guarantee loan approval. No, even though you have a good credit score, other factors also included like your age, monthly income, employer profile, job stability, EMI commitment, location, property title, etc. ये collective decision होता है कि आप लोन आपका पास होगा या नहीं होगा। Then penalty for repayment. प्री पेमेंट मीन्स आपने टाइम से पहले ही पेमेंट कर दिया है। तो ऐसा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बार्ड बैंक NBFCs एंड HFCs फ्रॉम पेनलाइजिंग प्री पेमेंट और फोरक्लोजर ऑफ फ्लोटिंग रेट लोन। सो दिस इज अगेन अ मिथ। फिक्स्ड रेट बेटर होती है फ्लोटिंग से? नो। कई बार एक रेट फिक्स्ड हो जाती है बट वो रेट हायर लेवल पे होती है, जबकि फ्लोटिंग रेट देखें ना तो होम लोन इज ऑन डिक्लाइन। सो दिस इज अ मिथ कि फिक्स्ड रेट इज बेटर देन फ्लोटिंग। एंड डायरेक्ट लोन एप्लीकेशन इज बेटर। आप 4 बैंक में अप्लाई कर दोगे लोन के लिए बिना अपना होमवर्क किए। ये बैंक इंक्वायरी करेंगे, आपकी क्रेडिट रेटिंग चेक करेंगे और जितने बार आपकी क्रेडिट रिपोर्ट जनरेट हो रही है आपकी क्रेडिट रेटिंग उतना ही डिप करेगी। सो द बेस्ट इज कि आप पहले होमवर्क करें, इंक्वायरी करें, देन आप लोन के लिए एप्लीकेशन करें। मल्टीपल एप्लीकेशन इज नॉट गुड। सो दीज आर सम myth, 6 myths. Now this is page number 16, showcase. This is page number 17, showcase. Then this is about education. ये जो areas हैं, these are the threshold of change. ये जो ट्रेंड है एजुकेशन में, इसमें हम इन फ्यूचर ग्रोथ बहुत अच्छी देख सकते हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी, गेमिंग, इंटरेस्ट बेस्ड लर्निंग, सोशल एंड इमोशनल लर्निंग एंड सेल्फ लर्निंग। आपको कस्टमाइज्ड लर्निंग मिल सकती है बिकॉज ऑफ दिस बर्स्ट ऑफ इंटरनेट and easy availability of teachers and technology. Then this is a page number 19, sports, sports, sports. So thank you so much for watching today's video. Take care.